डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 57। चाहत उन सब को इग्नोर करके वहां से सीधा रायजादा पैलेस के लिए निकल जाती है। उसका तो मन था कि वह दक्ष को अपने साथ किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाए, पर दक्ष अभी छोटा था और बाहर का खाना उसके लिए ठीक नहीं था, इसलिए वह दक्ष को सीधा रायजादा पैलेस लेकर चली जाती है। उसने पहले से ही सुमित्रा जी को कॉल कर दिया था कि वह ड्राइवर ना भेजे, जिसकी वजह से सुमित्रा जी पैलेस के बाहर खड़ी दक्ष के आने का वेट कर रही थी। क्योंकि आज वह अकेली थी, वह खुद ही जानती थी कि उन्होंने अपना टाइम कैसे बिताया था, वरना वह हमेशा दक्ष के साथ रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता था। वही चाहत अपना बुलेट ले जाकर सीधा पैलेस के सामने खड़ा कर देती है। वही सुमित्रा जी भागकर उन दोनों के पास जाती है और दक्ष को अपनी गोद में उठा लेती है। उसके बाद दक्ष के दोनों गालों पर किस करते हुए कहती हैं, क्या मेरे बच्चे ने दादी को मिस किया? वही दक्ष जबरदस्ती अपना सर हाँ में हिला देता है। वही सुमित्रा जी दक्ष के सर को सहलाते हुए चाहत से कहती है, बेटा चलो अंदर, तुम हमारे साथ लंच करके जाना। वही चाहत दक्ष का बैग देते हुए कहती है, नहीं आंटी, आपको तो पता ही है ना, घर पर मॉम मेरा वेट कर रही है। अगर मैं नहीं गई तो वह मुझे 4 बातें सुनाएगी। और आप चिंता मत करिए, अगली बार मैं जरूर लंच करके जाऊंगी, पर आज मुझे जल्दी है। और हाँ, आप दक्ष की फिक्र मत करना, मैं कल भी उसे अपने साथ स्कूल ले जाऊंगी। मेरा कॉलेज उसके स्कूल के नज़दीक ही है, इसलिए आप उसे रेडी रखना। वैसे भी मुझे दक्ष के साथ अच्छा लगता है। बाद में तो फिर वह आपका खड़ूस बेटा आ जाएगा और अपना लेक्चर देने लगेगा, इसलिए जब तक वह नहीं आता तब तक मैं दक्ष को हर रोज अपने साथ लेकर जाऊंगी। वही सुमित्रा जी भी अपना सर हाँ में हिला देती है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि दक्ष चाहत के साथ जा रहा है, उल्टा उन्हें तो खुशी हो रही थी, क्योंकि उन्हें चाहत बहुत पसंद थी। चाहत उन्हें बाय बोलकर वहां से चली जाती है। वही दक्ष गुस्सा होते हुए कहता है, दादी आप स्वीटी को रोक नहीं सकती थी। वही सुमित्रा जी यह सुनकर अपना मुंह फुला लेती है और दक्ष से कहती है, जब देखो तब स्वीटी स्वीटी, तुम तो अपनी दादी को भूल ही गए हो। इतना कहकर वह अपना मुंह बना लेती है। वही दक्ष ये देखकर तुरंत ही सुमित्रा जी को हक कर लेता है। वह दोनों ऐसे ही बातें करते हुए विला के अंदर चले जाते हैं। चाहत वहां से सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है। उसे बहुत भूख लगी थी, वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अच्छे से खाना चाहती थी और आराम करना चाहती थी। वह कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाती है। जब वह विला के अंदर पहुंचती है तो वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर वह शॉक हो जाती है। वह तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल लगा देती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम वो गई हुई है। उसे बुरा तो लगा था, पर खुशी भी हुई थी, क्योंकि अब वह जॉई के साथ अच्छे से रह सकती थी। वह तुरंत ही वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वह सारे सर्वेंट को भी विला से बाहर भेज देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वो जॉय को देखें। जब वह 3rd फ्लोर पर जाती है तो उसकी नज़र जॉई पर पड़ती है, जो कि उसका ही इंतजार कर रहा था। उसे पता चल गया था कि चाहत घर वापस आ गई है, क्योंकि 3rd फ्लोर से नीचे का सारा नज़ारा दिखता था। वही चाहत जॉई के सर को सहलाकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। वही जॉई भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है। चाहत अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर अपने रूम में आ जाती है। इस वक्त उसने नेवी ब्लू कलर का प्रिंटेड फ्रॉक पहना हुआ था, जिसकी लेंथ उसके घुटनों तक थी। वह अपने गीले बालों को हल्का टावल से पोंछकर अपने कानों में हेडफोन लगा देती है। उसके बाद सीधा जॉई के साथ लिविंग एरिया की ओर जाने लगती है। आज तो उसकी मॉम घर पर नहीं थी, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं थी। वह अपने गीले बालों को इधर उधर झटकते हुए जॉई के साथ लिविंग एरिया में आ रही थी। वह सीढ़ियों से नंगे पैर उतर रही थी। उसका चेहरा काफी चमक रहा था। वह अपनी हेजल ब्राउन आंखें इधर उधर मटकाए अपने कानों में हेडफोन लगाकर डांस करते हुए सीढ़ियां उतर रही थी। वही जॉई भी अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके साथ आ रहा था। जॉई और चाहत अपने ही दुनिया में खोए हुए थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि कोई उन्हें बुरी तरह से घूर रहा है। वही जॉई जब सामने देखता है तो वह चाहत के पीछे छुपने लगता है, क्योंकि सामने लिविंग हॉल में स्वीकृति जी अपने चेहरे पर गुस्सा लिए चाहत और जॉई को घूर रही थी। वही चाहत जो कि डांस करते हुए नीचे आ रही थी, अचानक से उसकी हेजल ब्राउन आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो किसी स्टैचू की तरह फ्रिज हो जाती है और अपनी घबराई हुई नज़रों से अपनी मॉम को देखने लगती है, जो कि इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। वह अपने कानों से हेडफोन नीचे उधार देती है और अपनी तिरछी नज़रों से पीछे की ओर देखने लगती है, जहां पर जॉई उसके पीछे छुप रहा था।
जो इतना बड़ा था कि उसका पूरा शरीर अच्छे से दिखाई दे रहा था। उसने सिर्फ अपना सर ही चाहत के पीछे छुपाया हुआ था। उसे ये लग रहा था कि वह छुप गया है, पर उसे कौन समझाए कि वह चाहकर भी छुप नहीं सकता। वही स्वीकृति जी चिल्लाते हुए कहती है, चाहत तुमने फिर से झूठ बोला, और यह डॉगी यह कहाँ से आया? वह पुलिस वाले सच कह रहे थे, क्या तुमने चोरी की है? इतना कहते हुए वह चाहत के बेहद नजदीक आ जाती है। वही चाहत घबराते हुए अपनी मॉम से कहती है, मॉम कैसा डॉगी, मैंने तो नहीं देखा। वही स्वीकृति जी चाहत के कान मरोड़ते हुए जॉई की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, सच सच बताओ तुम इसे कहाँ से उठा कर लाए हो, और इसका ओनर कौन है? वही चाहत अपने कान छुड़ाते हुए कहती है, आह मॉमा दर्द हो रहा है, मेरे कान मोटे हो जाएगी। मैं आपको सब बताती हूँ, पहले आप कान छोड़िए। वही जॉई जो कुछ देर पहले छुप रहा था, वह तुरंत ही ये देखकर चाहत के पीछे से बाहर आ जाता है और स्वीकृति जी के पास जाते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। वही स्वीकृति जी जिन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था, वह चाहत का कान छोड़ते हुए चाहत से कहती है, तुम इसको मुझसे दूर रखो, तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। वही जॉई अभी भी स्वीकृति जी के नजदीक जा रहा था और उन्हें चाहत से दूर कर रहा था। वही स्वीकृति जी ये देखकर डर जाती है और भागकर सीधा सोफे पर चढ़ जाती है। वही चाहत जॉई के नजदीक जाकर उसके सर को सहलाते हुए अपनी प्यारी आवाज में कहती है, जॉई यह मम्मा है, तुम क्यों उन्हें डरा रहे हो? वही जॉई यह सुनकर अपना सर नीचे झुका लेता है और वहां पर नीचे फर्श पर बैठ जाता है। ये देखकर चाहत चैन की सांस लेती है और अपनी मॉम के पास जाते हुए कहती है, मम्मा मैं आपको सब सच बताती हूँ, मैंने इसका किडनैप नहीं किया है। आपको पता है मैं जब दक्ष के साथ बाहर गई थी तब ये डॉगी मुझे शॉप के बाहर मिला था। वह जबरदस्ती मेरे पीछे आ रहा था, इसलिए मैं उसे घर पर लेकर आई थी, और जब पुलिस आई तो यह वहां से गायब था। मुझे लगा कि वह चला गया होगा, पर ऐसा नहीं था। वह यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। मैंने काफ़ी कोशिश की पर यह मान ही नहीं रहा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप जॉई से पूछ लीजिए, वह बातें भी करता है, वह काफ़ी इंटेलिजेंट है। इतना कहकर वह जॉई के पास चली जाती है और जॉई से कहती है, जॉई मम्मा को बताओ क्या मैंने तुम्हारा किडनैप किया था? वही जॉई यह सुनकर अपना सर ना में हिला देता है। वही स्वीकृति जी ये देखकर चौंक जाती है। वह सोफे से नीचे उतरकर जॉई को गौर से देखने लगती है। वही चाहत जॉई से दूसरा सवाल पूछती है, क्या तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से हो? वही जॉय अपना सर हाँ में हिला देता है। वही स्वीकृति जी चाहत को डांटते हुए कहती है, पर ये तो गलत है ना, अगर इसके ओनर को पता चल गया तो वह हम पर केस भी कर सकता है, और इसे देखकर नहीं लगता कि यह कोई मामूली डॉग है। तुम ऐसा करो, जाकर इसे पुलिस स्टेशन छोड़ आओ। वैसे भी मुसीबत तुम्हारी तरफ मैग्नेट की तरह खींची चली आती है, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम किसी और मुश्किल में पड़ जाओ। वही जॉई जब ये सुनता है तो वह रोने लगता है और स्वीकृति जी के पैरों में जाकर अपना सर रगड़ने लगता है। वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वही स्वीकृति जी जब अपने पैरों पर कुछ गीला महसूस करती है तो अपनी नज़रें नीचे करके देखने लगती है जहाँ पर जॉई उनके पैरों में बैठा हुआ था। उन्हें जॉई से डर लग रहा था, पर एक यकीन था कि यह डॉगी उन्हें कुछ नहीं करेगा, इसलिए वह ऐसे ही खड़ी रहती है। वह इस वक्त जॉई को देख रही थी जो रो रहा था। ये देखकर उनका दिल पिघल जाता है। वह नीचे झुककर उसके सर को सहलाने लगती है। वह तीनों इस वक्त लिविंग हॉल में खड़े थे, तभी उनके कानों में वॉचमैन की आवाज़ पड़ती है जो चाहत से कहता है, मैडम बाहर आपके दोस्त आए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में सिर्फ उसके 4 ही बेस्ट फ्रेंड थे और 5वां रुद्र था जिसे वॉचमैन अच्छे से जानता था। वही स्वीकृति जी वॉचमैन से कहती है, हाँ तो जाकर अंदर लेकर आओ, उन्हें बाहर क्यों खड़ा रखा है? वही वॉचमैन ये सुनकर तुरंत विला से बाहर चला जाता है और मैनन गेट ओपन कर देता है, जिससे एक बहुत ही चमचमाती आलीशान गाड़ी बड़े से गेट से होते हुए अंदर आती है। दूसरी तरफ लंदन में सृष्टि को होश आ गया था। वह इस वक्त अपनी मॉम के हाथों से खाना खा रही थी। उसकी आंखें हल्की नम थी, वह अपने अतीत को भुला नहीं पाई थी। वह बार बार अपने भाई से मिलने की जिद कर रही थी। वही सृष्टि की मॉम उसके सर को सहलाते हुए कहती है, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम यहाँ से इंडिया चले जाएंगे। कुणाल ने खुद कहा है जब तक तुम ठीक नहीं होगी तब तक वह तुमसे मिलने नहीं आएगा। तुम्हें खुद ठीक होकर इंडिया जाना होगा, और अब तो वह दादू के साथ रह रहा है, इसलिए हमारी पूरी फैमिली वही रहेगी। वही सृष्टि यह सुनकर अपनी मॉम को देखने लगती है। वह इस वक्त काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकती थी। वह चुपचाप अपनी मॉम के हाथों से खाना खाने लगती है।
वही मिस्टर कपूर दरवाजे पर खड़े अपनी बेटी को देख रहे थे। उन्हें सृष्टि को ऐसे देखकर बहुत गिल्ट हो रहा था कि वह अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। अगर उसे टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता तो वह कब की, उन्हें ये सोचकर ही डर लगता था। एपिसोड 58। दूसरी तरफ कपूर पैलेस में अंश डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। उसके पास ही मारिया आंटी उसे खाना खिला रही थी। वही कुणाल के दादा दादी अंश के सामने बैठे हुए अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देख रहे थे, जो कि बिल्कुल अपने डैड की कार्बन कॉपी था। अंश बार बार अपनी नज़रें मैनन गेट की ओर किए वहाँ देख रहा था। भले ही वह अपने डैडी से नाराज हो, पर वह अपने डैडी को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि उसने कल शाम से अपने डैडी को नहीं देखा था। वही मारिया आंटी जब अंश को यूं बाहर की ओर देखता पाती है तो उसके सर को सहलाते हुए कहती है, बच्चा तुम्हारे डैडी अभी ऑफिस गए हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि वह शाम को ही आएंगे। वही अंश ये बात सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, वह ऐसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के मारिया आंटी के हाथ से खाना खाने लगता है। वही कुणाल की दादी मारिया को देखकर जल रही थी, क्योंकि कुणाल ने उन्हें फ़ोन करने की जगह उस नौकरानी को कॉल किया था और उनका परपोता उनसे ज़्यादा इस नौकरानी के ज़्यादा क्लोज था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह अपना मुंह बनाते हुए खाना खाने लगती है। वही कुणाल के दादू ये सब देख रहे थे, उन्हें पता था उनकी पत्नी कैसी है, इसलिए वह अपना सर ना में हिला देते हैं। वही जब अंश का पेट फूल हो जाता है तो मारिया आंटी को देखकर अपना सर नाम में हिलाने लगता है। वह मारिया आंटी भी उसका मुंह टिश्यू पेपर से पोंछकर अंश को वहां से ले जाने लगती है। वही उर्मिला जी, जो कि कब से अपने गुस्से को दबाए बैठी थी, वह राघवेंद्र जी से गुस्से से कहती है, आपने देखा हमारा परपोता हमसे ज़्यादा उस नौकरानी के ज़्यादा करीब है, और हमारा पोता कब तक ऐसा चलता रहेगा? पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू करके रखा है कि मेरा पोता किसी और लड़की को अपनी नज़र उठाकर भी नहीं देखता। अब बहुत हुआ, मैंने सोच लिया है मैं अपनी दोस्त की पोती को यहाँ बुलाकर रहूंगी ताकि मेरे पोते को भी एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल सके। वैसे भी उसके मास्टर्स खत्म हो गए हैं, वह काफ़ी होशियार है, उसने बिजनेस में स्टडी की है, इसलिए मैं सोच रही थी उसे हमारी कंपनी में जॉब दे देंगे ताकि वह कुणाल के नज़दीक रह सके। और वैसे भी वह तो कब से यहाँ आने के लिए तैयार है, उसने तो मुझे पहले भी कहा था कि वह हमारी कंपनी में काम करना चाहती है। वही राघवेंद्र जी जब ये सुनते हैं तो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी, बाद में कुछ हो जाए तो आप मेरे पास मत आना। वही उर्मिला जी यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और राघवेंद्र जी से कहती है, हाँ हम नहीं आएंगे। खुराना मेंशन में चाहत इस वक्त विला के गेट पर खड़ी थी, वह अपने नाखून चबा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी महंगी गाड़ी किसकी है और उसका इतना अमीर दोस्त कौन है जिसके बारे में उसे ही नहीं पता। वही स्वीकृति जी चाहत के एक्सप्रेस नोट कर रही थी, वह भी उस गाड़ी को देखकर शॉक थी, क्योंकि वह एक आलीशान रोल्स रॉयस थी। वही उन दोनों के बीच जॉई अपना सर बाहर निकालकर सामने देख रहा था, वह तीनों ही इस वक्त कंफ्यूज थे। वही वह रोल्स रॉयस सीधा विला के सामने आकर रुकती है। वही स्वीकृति जी वहां से सीधा विला के अंदर चली जाती है और अपने सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देने लगती है, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। अभी तक उन दोनों ने कुछ नहीं खाया था और अगर मेहमान को छोड़कर वह दोनों अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह पहले से ही सारे इंतजाम कर देना चाहती थी। वही चाहत अपनी मॉम के जाने के बाद सीधा उस गाड़ी के नज़दीक चली जाती है, क्योंकि गाड़ी ऐसे ही खड़ी थी, उसमें से कोई बाहर नहीं निकला था। वही जॉई भी चाहत के साथ साथ चल रहा था। चाहत उस गाड़ी के नज़दीक जाकर विंडो पर अपनी उंगलियों से खटखटाने लगती है, जिससे धीरे धीरे ग्लास विंडो नीचे होने लगता है। चाहत अपनी हेजल ब्राउन आंखों से अंदर देखने लगती है। कौन आदमी है जो इतना भाव खा रहा है, वही सोचकर अंदर की ओर देख रही थी। चाहत जब गाड़ी में बैठे हुए इंसान को देखती है तो गुस्से से कहती है, हे यू अंकल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे पीछे डॉगी छोड़ दूंगी। वही जॉय, जो कि चाहत के पीछे था, वह ये सुनकर जोर जोर से भौंकने लगता है। वही वह आदमी जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, वह तुरंत ही डोर ओपन करके गाड़ी से बाहर आ जाता है। वही चाहत भी उससे कुछ स्टेप दूर जाकर खड़ी हो जाती है। वही जॉय, जो कि कुछ देर पहले भौंक रहा था, वह सामने वाले इंसान को देखकर सीधा विला के अंदर चला जाता है। वही चाहत ये देखकर घबरा जाती है और वह भी जॉय के पीछे भागने लगती है। वही वह आदमी बहुत तेजी से चाहत का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे चाहत तुरंत ही जाकर उस आदमी के सख्त सीने से टकरा जाती है। वह आदमी इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी बाहों में बुरी तरह से जकड़ लेता है, जिससे चाहत को ऐसा लगने लगा था कि उसे सांस न आ रही हो। चाहत उस आदमी की बॉडी से आ रही खुशबू को बहुत ही नज़दीक से महसूस कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि यह खुशबू उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो।
वह कुछ पल तो उसमें ही खो गई थी। जब उसे होश आता है तो वह कसमसाते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उस आदमी के सीने पर मारने लगती है। चाहत गुस्से से कहती है, अश्लील आदमी, यह क्या हरकत कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी गाड़ी और फ़ोन तुम्हें वापस कर देती हूँ। वही वह आदमी और कोई नहीं बल्कि कुणाल था। कुणाल ने इस वक्त चाहत को बहुत बुरी तरह से टाइट हक किया हुआ था। वह उसके खुले बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके कान के नज़दीक जाकर कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। तुम सोच लो तुम अपनी मॉम को मेरे बारे में क्या कहोगी, या फिर मैं सच बता दूं। वही चाहत ये सुनकर घबरा जाती है और कुणाल से कहती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करना। तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या दुश्मनी है मुझसे? चले क्यों नहीं जाते? वही कुणाल जब ये सुनता है तो चाहत के ईयर लोब को जोर से बाइट कर देता है और चाहत से दूर जाकर उसे देखने लगता है। वही चाहत दर्द के मारे जोर से चिक पड़ती है पर वह तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वही स्वीकृति जी विला से बाहर आते हुए कहती है, बेटा तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं ला रही? वही चाहत जो कि गुस्से से कुणाल को घूर रही थी वह अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मॉम से क्या कहेगी। चाहत जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कुणाल से कहती है, चलिए अंकल। इतना कहकर वह विना के अंदर जाने लगती है। वही स्वीकृति जी जो कि गेट की तरफ आ रही थी, उनकी नज़र अचानक से कुणाल पर पड़ती है। वह उसे देखकर चौंक जाती है। वह घबराते हुए कहती है, क्या इसने आपको तंग तो नहीं किया? स्वीकृति जी इतना कहकर चाहत की ओर देखने लगती हैं। वही चाहत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं मॉम, इन्होंने तो मेरी हेल्प की थी। जब मेरी बाइक खराब हो गई थी तो उन्होंने अपनी गाड़ी दी थी ताकि मैं घर पर सही सलाम पहुंच पाऊँ। इसलिए वह यहाँ पर अपनी गाड़ी लेने आए हैं। उन्हें चाय कॉफ़ी पसंद नहीं, आप उनके लिए सिर्फ पानी मंगवा दीजिए। कुणाल ये सुनकर चाहत की ओर देखने लगता है। वही स्वीकृति जी चाहत को डांटते हुए कहती है, तुम कैसे बात कर रही हो? तुम जानती भी हो मिस्टर कपूर कौन है? उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों तक वेट करते हैं और तुम उन्हें ऐसे बात कर रही हो। वह चाहत को डांटकर सीधा कुणाल के पास चली जाती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी मिस्टर कपूर, आप बुरा मत मानिएगा और हाँ, हेल्प करने के लिए थैंक यू। स्वीकृति जी इतना कहकर कुणाल को देखने लगती है। वह अपनी नज़रें उस हैंडसम आदमी से हटा नहीं पा रही थी क्योंकि उसने इस वक्त वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वो उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। वही चाहत तुरंत ही बीच में बोलते हुए कहती है, मॉम उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था वह काफ़ी बिजी है। वह तो यहाँ पर पानी भी नहीं पीने वाले थे पर मेरे बार बार कहने पर वह मान गए। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप मिस्टर कपूर से पूछ लीजिए। कुणाल ये सुनकर ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में हिला देता है। वही एक सर्वेंट तुरंत ही पानी का गिलास लेकर स्वीकृति जी के सामने खड़ा हो जाता है। वही चाहत उस ग्लास को अपने हाथ में उठा लेती है और कुणाल का हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगती है और बातें बनाते हुए कहती है, आप अगली बार हमारे घर जरूर आना। कहीं स्वीकृति जी को चाहत पर बहुत गुस्सा रहा था क्योंकि वह इतने अमीर आदमी से कैसे बात कर रही थी। वही जॉई जो कि सोफे के पीछे छुपकर बैठा हुआ था, वह चाहत के पीछे पीछे जाने लगता है और छुपकर कुणाल और चाहत को देखने लगता है। कुणाल चाहत के पीछे पीछे चल रहा था। वह अपने हाथ को देख रहा था जिसको इस वक्त चाहते थामा हुआ था। चाहत तुरंत ही उस गाड़ी के पास पहुंच जाती है और उसमें से कुणाल का फ़ोन निकालकर उसको देते हुए कहती है, ले जाओ अपना फ़ोन और हाँ, अपना एड्रेस बता दो, मैं तुम्हारी गाड़ी वहां पर भिजवा दूंगी। वह इतना ही कह पाई थी कि कुणाल उसे गाड़ी के अगेंस्ट प्रेस कर देता है और उसके बेहद नज़दीक आते हुए एक एक शब्द पर भाग देते हुए कहता है, सिर्फ कुछ दिन और स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास कैद करके रखूंगा। कुणाल इतना कहकर चाहत को गौर से देखने लगता है। वही चाहत जब ये सुनती है तो उसे डर लगने लगता है। वह कुणाल को अपने आप से दूर करते हुए कहती है, दूर हो मुझसे, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ कहीं भी। वही कुणाल उसके होठों पर लाइट किस करते हुए उसे देखकर कहता है, आना तो पड़ेगा जान। इतना कहकर वह वहां से अपनी गाड़ी की ओर जाने लगता है। तभी उसकी नज़र कोने में खड़े जॉई पर पड़ती है। वह तुरंत ही उसके गले में पहने हुए पेटे को छूकर झुकते हुए कहता है, इसका ख्याल रखना, मैं जल्द ही तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इटली में अक्षय इस वक्त गुस्से से बौखलाया हुआ था। उसने अपने केबिन का कबाड़ा बना लिया था। वहां पर सारी चीज नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। वह अपनी लाल आंखों से सामने प्रोजेक्टर पर चल रही वीडियो को देख रहा था जिसमें खुराना मैंशन की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। वह अपने हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए कहता है, अब बहुत हुआ, अब मैं इसे दिखता हूँ।
अक्षय रायजादा क्या चीज है, इतना कहकर वह उस केबिन से बाहर चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत जाता है। इस बीच कुणाल ने अपने सारे आदमियों को चाहत के बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन निकालने के इसलिए कह दिया था। वह सिर्फ ये प्रूव करना चाहता था कि यह चाहत नहीं ख्वाहिश है। अगर यह साबित हो तो फिर वह चाहत को अपनी जिंदगी में आसानी से ला सकता था। अगली सुबह अक्षय इस वक्त अपने प्राइवेट जेट से नीचे उतर रहा था। वह अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ एक और इंसान था। वही सारे बॉडीगार्ड अपने हाथ बांधे प्राइवेट जेट के आसपास खड़े थे। आज अक्षय पूरे 15 दिन बाद वापस इंडिया आया था। वह सीधा वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाता है। तकरीबन आधे घंटे में कारों का काफिला रायजादा पैलेस के आगे आकर रुकता है। इस वक्त तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां एक ही लाइन में रायजादा पैलेस के सामने खड़ी थी। वही पूरी रायजादा फैमिली पैलेस के बाहर खड़ी रहकर अक्षय का इंतजार कर रही थी। इस वक्त तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां एक ही लाइन में रायजादा पैलेस के सामने खड़ी थी। वही पूरी रायजादा फैमिली पैलेस के बाहर खड़ी रहकर अक्षय का इंतजार कर रही थी। वहां पर हर एक शख्स मौजूद था। खुराना फैमिली भी वहां आई हुई थी। वही दक्ष इस वक्त चाहत की गोद में बैठे हुए अपनी आंखों से सामने खड़ी गाड़ियों को देख रहा था। वही एक एक करके सारे बॉडीगार्ड गाड़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। वही पैलेस के बाहर खड़े बॉडीगार्ड तुरंत ही चौकन्ना हो जाते हैं और एक बॉडीगार्ड जाकर बीच वाली गाड़ी का डोर ओपन करता है और अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वही अक्षय बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वह इस वक्त काफी हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी काफी एरोगेंट थी। वह अपने कोट को ठीक करते हुए एक नज़र अपनी पूरी फैमिली को देखने लगता है और बहुत ही स्टाइल से चलते हुए गाड़ी की दूसरी ओर चला जाता है और वहां जाकर झुककर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगता है। वही सारी रायजादा फैमिली ये देखकर चौंक जाती है। वह सोचने लगते हैं कि अक्षय के साथ ऐसा तो कौन है जिसके लिए अक्षय खुद कार का डोर ओपन कर रहा है। अक्षय इस वक्त ब्लैक कलर के 3-पीस सूट में काफी डैशिंग लग रहा था। वह अपना एक हाथ आगे करके गाड़ी में बैठे हुए इंसान को देखने लगता है। वही सारी फैमिली अपनी आंखें उस तरफ गए ये देखने की कोशिश कर रही थी कि कौन इंसान है जिसके लिए अक्षय जितना सख्त आदमी खुद डोर ओपन कर रहा है, वरना अक्षय कभी भी ऐसा नहीं करता था। वही चाहत जो कि दक्ष को अपनी गोद में लिए सामने का नज़ारा देख रही थी, ये देखकर उसका मुंह बन जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या होगा इस कहानी में जाने के लिए पढ़ते रहिए ऑब्सेस्ड विद माय एक्स वाइफ। लाइक, कमेंट, शेयर, थम्स अप का चिन्ह, 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 थम्स अप का चिन्ह। क्लोज www.google। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।